कूडो हमने स्टार्ट किया था 2014 में, जब मैं मिस्टर मेहुल वोरा, सोशियान मेहुल वोरा, जो कि प्रेसिडेंट है कूडो इंडिया एसोसिएशन के, और मिस्टर अक्षय कुमार चेयरमैन है कूडो एसोसिएशन के, उनके इनिशिएटिव से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो मेहुल वोरा सर का हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली। तो वैसे तो आजकल देखने में मुझे हम लोगों को ये आ रहा है कि कूडो के नाम के फेक ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट एक अगर इंडिया में देखा जाए तो कीफी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर मेहुल वोरा हैं और मिस्टर अक्षय कुमार सर जो हैं उसके चेयरमैन हैं, और हिमाचल में जो है वो कूडो एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को हमारी एसोसिएशन रन कर रही है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। Hello and welcome to Mountwood Studio Show. I'm your host Ankit Adwal, and today we are having a very special guest who is very close to me, and it's been an honor and pride for me that he is on our show. I really wanted him to come on our show and get to know the secret behind staying fit and focused. Hello sir. Hello. Fine. Yeah. So let's start this interview. As I'm running a branding agency. I am connected with many creative persons, and I wanted to know how to stay fit and focused. So let's start with a brief introduction of yourself and how long you have been in this industry. My name is Ajay Jaswal, and I'm in this field from last 33 years. 33 years. 33 years in the field of karate and martial art. And in 2018, I started my own gymnasium here, gym plus MMA classes. So I'm 4 degree black belt in karate now, and I'm state president of Kudo Mixed Martial Art, which is a Japanese martial art, and we are running on classes in karate, kickboxing, Kudo, and jiu-jitsu also. Okay, so many things under one roof. Yes. Okay, so how all these things started, and I would also like to know what is Kudo. ये हमने स्टार्ट किया था, मेरे ब्रदर थे बड़े, उन्होंने अर्ली 80s में स्टार्ट किया था इसको। Okay. मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस कराटे इन डिस्ट्रिक्ट सोलन, एंड among the few people who learned to start karate in 80s in Himachal. Okay. So he introduced me in karate, and I was 13-year-old when I started karate classes. Okay, तो मतलब 13 साल की उम्र में आपने कराटे शुरू कर दिया था, एंड तब से लेकर अब तक आप खुद भी सीखते हैं, और अब तो काफ़ी साल भी होते हैं सिखाते भी हैं। तो ओवरऑल कैसी रही है जर्नी अभी तक आपकी? अच्छी रही है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी मिले हैं, निकले हैं, और बहुत सोशल वर्क भी किया है इसके साथ साथ हमने, और एक हमारी मतलब पहचान भी है इससे, और पता है कि हम ये करते हैं, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, बुरे लोग भी मिले हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा जी। हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है ये हिमाचल का पहला कूडो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारा आप ही संभालते और रन करते हैं। कूडो हमने स्टार्ट किया था 2014 में, जब मैं मिस्टर मेहुल वोरा, सोशियान मेहुल वोरा, जो कि प्रेसिडेंट है कूडो इंडिया एसोसिएशन के, और मिस्टर अक्षय कुमार चेयरमैन है कूडो एसोसिएशन के, उनके इनिशिएटिव से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो मेहुल वोरा सर का हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली। तो वैसे तो आजकल देखने में मुझे हम लोगों को ये आ रहा है कि कूडो के नाम के फेक ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट एक अगर इंडिया में देखा जाए तो कीफी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर मेहुल वोरा हैं और मिस्टर अक्षय कुमार सर जो हैं उसके चेयरमैन हैं, और हिमाचल में जो है वो कूडो एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को हमारी एसोसिएशन रन कर रही है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये है कि फेक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट हमारी एसोसिएशन उसको टाइम टू टाइम चेक करती रहती है, ताकि स्टूडेंट्स को और बच्चों को ओरिजिनल चीज़ मिल सके। ओके। जैसे मैं कूडो के साथ मैं भी एसोसिएटेड हूँ, और 2015 में मैं अपना कॉलेज पास आउट हुआ था, और काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद थोड़ी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, और प्लस जैसे जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, ऐसा कुछ भी वही सिचुएशन चल रही थी। फिर मैंने आपकी ऐड देखी थी
तो मुझे पता है कि मैं 2015 से लेकर अभी 2020 है तब तक आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कूडो ज्वाइन करने के लिए, या कोई भी इसको शुरू कर सकता है? देखिए, वैसे तो कोई भी फिट आदमी इसको कर सकता है, कभी भी किसी भी एज में स्टार्ट किया जा सकता है। ओके। जैसे मैंने 12 to 13 ईयर में स्टार्ट किया था, तो मेरे जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने इसको अराउंड अबाउट 25 प्लस में किया होगा शुरू। ओके। तो मैं नहीं समझता कि एज कोई बार है, इसमें आपकी विल पावर कैसी है और आप सीखना क्या चाहते हो। रही आपकी प्रॉब्लम्स की बात, तो हेल्थ इश्यूज़ आपके में अगर आप सही ढंग से ट्रेनिंग लेंगे, आपका कोच अच्छा होगा और आपका डिसिप्लिन होगा, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ जो होंगे वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, ओके। क्योंकि मैं खुद बहुत टाइम तक किडनी की प्रॉब्लम से बचपन में सफ़र किया मैंने बहुत ज़्यादा, पर मैं बिल्कुल उसको क्योर भी किया है और अब भी मैं 2.5 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करता हूँ और 2-3 क्लासेस भी लेता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि हेल्थ का कोई इशू इसको ज्वाइन करने के बाद रह सकता है आपको। ओके। और जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही हेक्टिक होती जा रही है, इतना टाइम नहीं मिल पाता। कभी कोई प्रोजेक्ट्स चले होते हैं, कभी कुछ ना कुछ चला होता है, कभी फैमिली से रिलेटेड काम आ जाते हैं। तो इन सब के बीच में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब भी आप कोई भी मतलब स्पेशली कूडो कराटे या कोई भी आप मार्शल आर्ट सीखना शुरू करते हैं, तो उसकी क्लासेस अल्टरनेट डेज पे ली जाती हैं। मतलब आपको अपना 1.5 आवर अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप 3 दिन तो अपनी हेल्थ के लिए दे ही सकते हैं वीक में। अगर वो भी नहीं आप देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ मतलब सही नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप हर फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, मेरा पर्सनल भी मानना ये है। तो मतलब इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको प्रोफेशनल नहीं करना है, आपको अपनी फिटनेस के लिए करना है या कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहते हैं, तो आप कभी भी इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। अब तो मतलब फैसिलिटीज़ इतनी है कि क्लासेस आपकी मॉर्निंग इवनिंग टाइम में चलती है, अलग अलग बैचेस चलते हैं और फैसिलिटीज़ बहुत हैं, मैट्स हैं, किट्स हैं। लेकिन जब अर्ली टाइम में करते थे तो पहले तो कोचेज़ नहीं अवेलेबल हो पाते थे। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों को 200-200 किलोमीटर भी जाना पड़ता था क्लासेस अटेंड करने के लिए, और हम लोग मतलब ग्राउंड में करते थे, बिल्कुल कच्चे में करते थे। हाँ जी। तो कोई फैसिलिटी ऐसी होती नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग बहाने ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। Like it's like there are more excuses Yes, yes. rather than implementation. Okay. And जैसे let's start. Let's suppose I have started Kudo Yes. and this is my day 1. And इसके बाद मैं कितने टाइम में इम्पैक्ट देख सकता हूँ अपने में, और ये कुडो हमारी लाइफ में कैसे हेल्पफुल है और क्या इम्पैक्ट लेके आता है? बेसिकली कूडो जो है ये एक जैपनीज़ मिक्स्ड मार्शल आर्ट है जो जुकुचो तकाशी जैपनीज़ जो इसके ग्रैंड मास्टर हैं और वर्ल्ड कूडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था अर्ली 80s में। और ये कूडो का जो स्टाइल है वो बिल्कुल स्ट्रीट फाइट की तरह है। मतलब आपको कैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, तो यू कैन डिफेंड यू बेटर योर सेल्फ बेटर। तो कूडो का मेन पर्पज़ ये था कि आपको जैसी मतलब आपके साथ कोई सड़क पे लड़ने लग जाए या कोई स्ट्रीट में लड़ने लग जाए तो आप खुद को कैसे डिफेंड कर सकते। कूडो के पीछे ये थ्योरी ज़्यादा थी। कूडो में मिक्स टेक्निक्स जैसे कराटे की हैं, जूडो की है, जिजुत्सु की हैं, तो कई तरह की टेक्निक्स को मिला के कूडो को बनाया गया है। जब आप इनिशियल स्टेज में कूडो सीखना शुरू करते हैं तो आपको मतलब बेसिक करते करते 3-1 महीने के बाद आप ये अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू कर देते हो, तो आपको लगने लगता है हाँ आप कुछ कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी रेगुलरिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं और डिसिप्लिन के ऊपर आपके डिपेंड करती हैं, आप कितने डिसिप्लिन होकर कर रहे हैं उसको। ओके, तो जैसा अभी आपने कहा कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, और कोई भी फील्ड हो बेसिकली। जैसे हमारी डिज़ाइनिंग कम्युनिटी ये भी जानना चाहती है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में स्पोर्ट्स लाइफ, इन सबको कैसे मेंटेन करके चलें, एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें? देखिए, जब आप शुरू करते हैं किसी चीज़ को तो शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होती ही होती है। आपको टाइम को मैनेज करना होता है, आपको अगर आप फैमिली के साथ हो फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, वर्क प्लेस को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब आप रेगुलर रहते हैं किसी चीज़ में तो ये आपका मतलब वे ऑफ लाइफ बन जाता है, तो आप खुद इसको मैनेज करते चले जाते हैं।
आप जब चीज़ को, किसी काम को आप करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, तो फिर नेचुरली आप उसके लिए टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे। आप ये समझिए कि आप घूमने का टाइम अपना कम कर रहे हैं या आप अपना सोने का आधा घंटा कम कर रहे हैं, तो वो आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबके पास ही 24 आवर हैं, तो हमको उसी में मैनेज करना है, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि टफ है ये करना। ओके। एंड एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या ये हमारी क्रिएटिविटी, फोकस, जैसे स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, क्रिएटिविटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये इंक्रीज़ होती है? देखिए, ये तो मतलब अब जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च भी होगी, आपने देखे भी होंगे प्रोग्राम, आपने मतलब टीवी पे भी देखते हैं या फिर नेशनल ज्योग्राफी पे देखे होंगे, आपने डिस्कवरी पे देखे होंगे। वेल प्रूव हो गया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली ही रिएक्ट करती है। तो आप जिस भी फील्ड में, सपोज़ कि आप किसी जॉब में हैं या कि आप बिजनेस में, आप फोकस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सपोज़ हम मार्शल आर्ट, कराटे कर रहे हैं, कूडो कर रहे हैं या फिर कोई योगा कर रहा है, तो उसका मेन पर्पस सबसे पहले हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है, बाद में हमारे माइंड पे, हमारी सोल पे। उस तीनों चीज़ों पे हमारे को इम्पैक्ट करता है। तो हमारी वे ऑफ लाइफ जो है ना बेटर होती जाती है। मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं। मेरे पास इस टाइप के भी स्टूडेंट आए हैं जो एक टाइम ये बोलते थे कि सर मुझे तो सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन वो लोग आज बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में और मोटिवेट भी करते हैं दूसरों को। तो ये बहुत अच्छा वे है, मतलब आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का तरीका और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका। और ये नहीं मैं बोल रहा कि आप फिजिकली, मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है ये चीज़ें। ओके। ओके। तो ये सिर्फ कूडो के साथ ही है या फिर अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्पेसिफिकली कूडो के लिए ही है? नहीं, मार्शल आर्ट जितने भी हैं वो आपको थोड़ा टफ ज़्यादा बना देते हैं, ओके। मेंटली टफ, और आप स्ट्रगल करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है। अदरवाइज तो आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट है ही है। इवन कि कोई म्यूज़िक भी सीख रहा है या कर रहा है तो वो भी उसको पॉजिटिविटी देता है। लेकिन ऐसा है कि जो हम कूडो करते हैं, नेचुरली हमारे अंदर इंस्टिंक्ट ऐसी वर्क करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आई एम स्पेशल, मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, मेरे मूड में चेंजेस आ गए हैं। और दूसरी बात है कि आपका गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपका गुस्सा कम होगा, आपका एंगर कम हो जाएगा, तो आप नेचुरली एक बेटर पर्सन बनेंगे। आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। अब जो बच्चा हमारे पास आके 10 पुशअप नहीं करता था, वो जब 100 पुशअप इकट्ठे करने लगता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और दूसरी बात है कि ये तो हमारी मतलब भारतीय संस्कृति में ही बोला गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है, स्वस्थ दिमाग रहता है। तो मतलब ये तो बहुत, मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को जितनी छोटी एज से शुरू करवाएंगे उतना बेटर है। जैसे मैंने भी देखा, जब मैंने क्लासेस अटेंड की थी तो यहाँ पे 4 साल के बच्चे भी आते हैं और अब मेरी भी एज 28 है और मेरे से भी बहुत सीनियर्स हैं जो मेरे, वो भी आते हैं। और जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में 10 पुशअप्स होते, तो मेरा भी वैसे ही था। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझसे 7 पुशअप भी नहीं लग रहे थे और विद इन अ मंथ जो मैंने अपने में रिजल्ट्स देखा है वो काफ़ी अच्छे थे। अब ऐसा था कि डेली बेसिस पे जैसे हम 100 पुशअप्स मार रहे थे, 7 डेज़ पे देखो तो 700 पुशअप्स तो वैसे ही हो गए। और इसके अलावा पुशअप्स तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हम और भी बहुत चीज़ें करते हैं। ओके। एंड एक और चीज़ है, जैसे हमारे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं या फिर जितने भी वर्किंग पीपल हैं उनकी लेट नाइट शिफ्ट्स भी लगती हैं। सो लेट्स सपोज आई एम अ लेट नाइट पर्सन, ओके, एंड मुझे हेल्थ इश्यूज़ फेस करना आ रहे हैं, लेकिन दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहता है। जैसे हाउ टू स्टार्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही रहता है। और इनिशियल स्टेप कैसे लिया जाए? देखिए, पहले तो हम मॉर्निंग क्लासेस लेते थे या इवनिंग क्लासेस लेते थे, अब तो हम लोग मतलब लेट नाइट क्लासेस भी प्रोफेशनल्स के लिए शुरू कर रहे हैं। हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसी टाइमिंग हो, जैसे हम मान लो 11 से 12 की क्लास ले लें, तो इस टाइप की हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वीकेंड पे क्लासेस हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आप 2 क्लासेस वीक की लगा लें, उसके बाद उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप शुरू में क्लासेस लगाते हैं, बाद में आपका एक ऐसा लेवल आता है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस के लायक हो जाते हैं। तो और उसके लिए कोई आपको बहुत बड़े स्पेस की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़े जिम में नहीं जाना या आपने बहुत ग्राउंड में नहीं जाना, आप एक रूम में भी कर सकते हैं, बट सिर्फ आपकी डेडिकेशन उधर होगी तो। और जितनी भी स्पोर्ट्स बाकी हैं उसमें हमने देखा है कि एक बात टाइम के बाद रिटायरमेंट हो जाती है प्लेयर की। क्रिकेट कोई खेल रहा है वो बोलेगा 35 ठीक है जी, अब फुटबॉल खेलेगा 30-32 ईयर्स उसके बाद। लेकिन मार्शल आर्ट की फील्ड एक ऐसी है कि आप इसको मतलब टिल एंड कर सकते हैं, आप इसको मतलब अपने लाइफ के लास्ट तक आप कर सकते हैं। जापान में आप लोग देखेंगे 70-80 साल के
लोग हैं जो मतलब ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। हमारे इंडिया में ही हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं बामिन परसी, और 72-73 में है और बहुत अच्छी फिजिकली फिटनेस में, और बहुत सिखा रहे हैं और बहुत हमारे लिए मोटिवेशनल हैं वो मतलब। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है एक दफ़ा, थोड़ा आपको टाइम देना, उसके बाद आप खुद उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ओके। एंड जैसे मैंने भी एक बार डिस्कवरी चैनल पे देखा था, अब लेडी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो जापान में थी और 108 साल के थे वो, और वो अभी भी टाई ची प्रैक्टिस करते थे। और टाई ची के साथ उनको और भी था जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स भी फॉलो करते थे। इतना नहीं कर पाते क्योंकि एज और बॉडी के हिसाब से, बट स्टिल उसकी वजह से उनकी एज प्लस मेटाबॉलिज्म जितनी भी चीज़ें हैं वो एडवांटेज उनको दे रही थी। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है। और अब जैसे आप दोनों चीज़ें रन करते हैं, जिम भी और कुडू भी, मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो दोनों में से बेटर कौन है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। हम गुड और बैड भी बोल सकते किसी भी चीज़ को। कोई भी आर्ट हो, चाहे वो मतलब या कोई गेम हो, उसको अच्छा या बुरा करने वाले बनाते हैं। ओके। मतलब उसको प्रैक्टिस किस टाइप से कर रहे हैं हम, वो उसको अच्छा या बुरा बनाती है, ना कि वो चीज़ अच्छी या बुरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि कराटे अच्छा है या ताइक्वांडो अच्छा है, या जिम अच्छा है या कि एथलेटिक्स अच्छा है। जिस आदमी की डेडिकेशन अपनी फील्ड में ज़्यादा होगी वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। लाइक फुटबॉल में आपने मैराडोना का नाम सुना है, पेले का नाम सुना है, तो उनके नाम क्यों हैं अभी तक? क्योंकि उन्होंने अपनी उसमें डेडिकेशन और प्रैक्टिस बहुत की है, मेहनत की है। ऐसे ब्रूसली का नाम, अब कई लोगों को तो ये नहीं पता ब्रूसली कौन से आर्ट को करते थे, लेकिन उनको ये पता है कि जब कराटे की बात आती है तो वो बोलते हैं ब्रूसली का नाम क्योंकि। तो हम किसी भी आर्ट को करने वाले अच्छा है बुरा बनाते हैं। आर्ट अच्छा है बुरा नहीं होता। ओके। ये है। और इस चीज़ में इंस्ट्रक्टर का रोल या फिर जैसे रोल मॉडल, इन सब का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आपके लिए रोल मॉडल का होना ज़रूरी भी है, और अच्छे कोच का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसी फील्ड है जिसमें इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमने खुद देखा है कि मतलब जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज शुरू कर दिया, उनको ये नहीं पता कि इसका बेसिक्स क्या है, कैसे सिखा रहे हैं। कोई इंजरी हो जाए, किस हिसाब से उसको बच्चे को ठीक करना है, या मतलब हमारे पास मान लो 5 साल 6 साल का बच्चा आ रहा है, उसको किस हिसाब से सिखाना है, और एक जो मिच्योर आ रहा है उसको किस हिसाब से सिखाना है, एडल्ट पर्सन को किस हिसाब से सिखाना है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो कोचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, और हमारे तो देश की परंपरा ये है कि गुरु जो है वो तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है उसको। लेकिन ऐसा है कि मॉडर्न टाइम में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है इन चीज़ों के बीच में, मतलब तो गिव एंड टेक वाला हिसाब ज़्यादा चल रहा है, रिलेशंस थोड़े कम हो रहे हैं। बट स्टिल जो अच्छे स्टूडेंट है उनका हमारे साथ अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो 25-25 साल से सीख रहे हैं, हमारा रिलेशन आज भी उनके साथ वैसा ही है। तो हम वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए, लेकिन हमारे साथ वैसे हम अभी भी क्लासेस लेते हैं उनकी, उनको अभी भी सिखाते हैं। तो मतलब अच्छे कोच का होना और अच्छे गुरु का होना, ये भी एक ब्लेसिंग्स होती हैं अगर किसी को मिल जाए तो। ये है। ओके। एंड जैसे एक और चीज़ होती है कि कॉर्पोरेट लाइफ में वर्कलोड इतना होता है जिसमें हम अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर अगर हमने जिम भी ज्वाइन किया है उसका जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हमारी डाइट फिर से वही नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि हमने डाइट फॉलो करनी है जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं। तो अगर मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर एक बिल्कुल बिगनर हूँ जिसने कुडो ज्वाइन किया है, ठीक है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए और वो क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकता है? देखिए, आपके 2 क्वेश्चन हैं। हाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारी डाइट हम कैसी डाइट लेंगे, और दूसरा है कि हम मतलब मिसमैनेज क्यों करते हैं डाइट को। ये भी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मतलब लोग डाइट को फॉलो कर सकते हैं पर वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जंक फूड खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है। अब मैं फॉर एग्जांपल हम किसी को बोलेंगे कि आप यार बादाम खा लो, ठीक है, आप अखरोट खा लो, या फिर आप कोई और सैलेड खा लो, वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो पिज़्ज़ा खा लेंगे। मतलब हालांकि एक डिब्बे में हम रख सकते हैं अपने लिए, कोई कितना बिजी हो एक डिब्बे में रख सकता है, उसकी एक मुट्ठी खाएंगे तो आपको पूरे दिन का न्यूट्रिशन मिलेगा। या आप सपोज करो आप 2 बनाना खाते हो तो आपको पूरे दिन के वर्कआउट की एनर्जी दे देता है वो। लेकिन क्या होता है, हम लोग 1000 रुपये का पिज़्ज़ा 1 मिनट में ऑर्डर करके 2 कोक की बोतल पी लेते हैं उसके साथ, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के साथ ना मतलब बहुत एक तरह से अन्याय कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। तो मतलब अगर जब हम फोकस्ड होंगे कि नहीं यार मैंने ये चीज़ नहीं खानी है जो मेरे को बेनिफिट, और हम देख रहे हैं, अब देखो आप लोग अगर यूके का एग्जांपल ले लें, वहाँ पे ओबेसिटी कितनी बढ़ चुकी है। यूएसए का एग्जांपल लें, वहाँ पे लंच में बच्चों को सैलेड दिए जा रहे हैं, और
फ्रूट्स खाने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है, जिनकी हमारा तो खाना ही नहीं है वो। तो हम घर में बना खाना भी अगर सिंपली खाएं तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम डाइट को मैंने बहुत कुछ खाने को है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और रही जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तो हम कैरी कर सकते हैं चीज़ें, अब तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि दूर जाना पड़ता है हम लोगों को। बस ये विल पे डिपेंड है मेरे हिसाब से, तो अपनी विल अगर बंदा ठीक रखेगा तो डाइट को फॉलो करेगा। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ There is वे। a way, yes. ओके। एंड जैसे हम बाकी चीज़ें भी फॉलो करते हैं, हाउ टू बिल्ड अ रिजाइम और रूटीन स्पेशली इन दिस केस? देखिए, स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट या कोई भी स्पोर्ट्स, मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपकी सेल्फ डेडिकेशन बहुत वर्क करती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हैं और आप किसी कॉपी से लिख के कॉपी करके वो दे रहे हैं टीचर को। यहाँ तो अगर 10 पुशअप आपको निकालने हैं तो आपको ही निकालने पड़ेंगे, वो दिखेंगे आपके शरीर पे और आपका शरीर खुद बोलेगा कि ये कुछ करता है। तो डेडिकेशन आपको बनानी पड़ेगी। शुरू में दिक्कत भी बहुत होती है क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चा आता है, उसको पता नहीं लगता, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है क्योंकि थोड़ा अलग डिफरेंट लैंग्वेज, जैपनीज़ लैंग्वेज चलती है, तो वो सब इशू। लेकिन जब आप एक दफ़ा रेगुलर हो जाएंगे तो आप फिर हैबिचुअल हो जाते हैं इसके, तो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है ना जब कोई चीज़, तो आप खुद रेगुलर करोगे उसको। तो ये फिटनेस लवर जितने भी अब ये, और फिटनेस इंडस्ट्री अब तो बढ़ रही है डे बाई डे। और जैसा हम देख रहे हैं, जैसे आज के टाइम में कोविड का टाइम है, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी फिट लोग हैं बहुत कम है उनकी कैजुअलिटी को खबर आ रही होगी। जो पहले से बीमार है कुछ हैं उनको दिक्कत हो रही है इससे। तो मैं तो ये समझता हूँ जो लोग रेगुलर वॉक भी कर रहे हैं या कुछ भी कोई भी गेम खेल रहे हैं तो वो नेचुरली फिट रहेंगे वो। तो हमारी जो मतलब रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की वो बढ़ती है। मेटाबॉलिक, जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं धीरे धीरे तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जो कि हमारी एज के साथ स्लो होना शुरू हो जाता है। जब हम बढ़ेगा तो हम जो डाइट खाएंगे वो लगेगी हमारे शरीर को, तो हमारा फिजिक बेटर दिखेगा। तो मतलब आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटर होती है। और आजकल तो प्रेजेंटेशन का टाइम ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आज को तो जो दिखता है वही बिकता है वाला हिसाब हो गया मतलब। तो अगर आप फिजिकली किसी के पास आपकी अपीयरेंस ठीक लगती है, वो आपको, आप उसको इंप्रेस कर पाते हो, नेचुरली वो आपको नेक्स्ट टाइम विजिट करेगा। अब अगर बीइंग के कोच मैं ही खराब दिखूंगा तो सामने वाला बोलेगा खुद तो ऐसा नहीं दिखता है। तो मतलब आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए आपको फिजिकली मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो ये है इसमें मेन बात। ओके। एंड जहाँ तक मैंने देखा कि डिसिप्लिन, विल पावर, कंसिस्टेंसी एंड एक डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं। एंड जितना आप इसको टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है। तो ऐसा कोई एडवाइस जो आप हमें देना चाहेंगे? मैं तो ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप झिझकते रहेंगे आज नहीं तो कल करेंगे तो आप किसको नहीं कर पाएंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है अगर फलां पर्सन मेरे साथ जाएगा तो मैं जाऊँगा, जो लोग ये करेंगे तो वो कभी नहीं सीख सकते। आपको जिम आना है, आप अकेले आएंगे, प्रैक्टिस भी आप शुरू में अकेले, आपको यहाँ ग्रुप मिल जाएगा। आप मार्शल आर्ट शुरू करेंगे तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप अकेले होंगे, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे वही क्लास के आपके साथ 50 लोग जुड़ जाएंगे। तो ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं, कोई पर्सन मेरे साथ जाएगा, मैं फ्रेंड जाएगा, मेरी फ्रेंड जाएगी तब मैं इसको करूँगा करूँगी, तो ये नहीं चलेगा। आप खुद जाइए। और कई दफ़ा हम इसी कारण से लाइफ की अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं कि मेरे साथ कोई जा नहीं रहा है। कोई भी अच्छा काम आप शुरू करेंगे आपको अकेला शुरू करना पड़ेगा और बाद में आपके साथ लोग खुद जुड़ेंगे। ये मेरा मानना है पर्सनली इस चीज़ के लिए। ठीक है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आने वाली जनरेशन्स के लिए या फिर जैसे बच्चे हैं, उनको क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस चीज़ के? देखिए, फिजिकली फिटनेस की एडवांटेज तो है ही है इसमें, और साथ में सेल्फ डिफेंस की एडवांटेज है। क्योंकि हमारे पास जब भी बच्चा शुरू में या कोई सीखने आता है तो उसका फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वो ये चाहता है कि मैं अपना मतलब सेल्फ डिफेंस कर सकूं, खुद को इस काबिल बना सकूं कि मैं खुद को डिफेंड कर सकूं एटलीस्ट। दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कूडो जो है रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स है मतलब हिमाचल में, और रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मोर देन 22 स्टेट्स में इस समय कूडो एसोसिएशन जो है रन कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। और हमारे सोलन में 5 आउट ऑफ 12 मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी क्लासेज जो है ऑन गोइंग है। तो हम एफिलिएशन दे रहे हैं आगे आगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में, और हम भी इसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल में इसको रजिस्टर करवाने की कोशिश में, ताकि जो बच्चे हैं हमारे उनको जॉब में भी इसके वजह से 2% या 4% मार्क्स मिलते हो मिल सके। बाकी स्कूल गेम ऑफ इंडिया में टीम जाती है कूडो की, तो उसका बेनिफिट बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है।
और अब हमारी जो नेशनल एसोसिएशन है वो खेलो इंडिया के लिए इसको रजिस्टर करवाने की पूरी कोशिश में, और होप है कि खेलो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो अच्छा टैलेंट जो है उसको मतलब बहुत बड़ा स्टेज मिलेगा। दूसरा, नेशनल लेवल पे तो टूर्नामेंट होते ही होते हैं, फिर एक अक्षय कुमार टूर्नामेंट होता है स्पेशली, हर साल होता है वो, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट है बच्चों के लिए। उसके लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, हमारी नेशनल बॉडी उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती है, वो सिर्फ अक्षय सर और जो हमारी नेशनल बॉडी है वही उसको जो मतलब एक्सपेंडिचर है उसका बेयर करती है। तो वहाँ सिर्फ बच्चे को जाने का रेंट किराया लगता है, बाकी जो आपकी रहने का, खाने का और आपकी एंट्री फीस कोई चीज़ नहीं लगती है। तो वो भी बड़ा स्टेज है बच्चों के लिए, और वहाँ अच्छा टैलेंट निकलता है तो उसको आगे इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भी मतलब अक्षय कुमार सर के द्वारा भेजा जाता है, और हमारे सोशियान मेहुल वोरा हैं जो उनको बच्चों को आगे स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। बच्चे मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हैं तो अच्छा मार्शल आर्ट सीखें, ताकि आप आगे उसको हर तरह से उसका बेनिफिट उठा सकें। मतलब ये नहीं है कि आप कोई कराटे सीख रहे हैं, क्या जब भी आप सीखें तो आप पहले ये देखें कि आपका कोच कितना एक्सपीरियंसड है, या जो क्लासेस ले रहे हैं वो कितने एक्सपीरियंसड है, फिर उसके बाद आप शुरू करें इस चीज़ को। तो मतलब क्योंकि इन चीज़ों में फेक काम ज़्यादा है, बहुत मतलब आज के टाइम में देखने में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये है कि आपका कोच अच्छा होगा तो आप अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आप फ्यूचर अपना बना भी सकते हैं। आप कोचिंग में जा सकते हैं लाइक के हम हैं, तो मतलब आने वाले टाइम में और यंग कोचेज आएंगे, तो किसी ना किसी को करना है तो आप मतलब इसमें भी काम कर सकते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में आप मतलब जा सकते हैं आगे से आगे, ये हो सकता है आप। ओके, तो जैसे कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं अगर मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से बिगिनर से स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद जैसे इसमें बेल्ट्स भी आती हैं, जैसे आपकी वाइट बेल्ट है, फिर येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, ब्लू एंड देन ब्लैक, एक ही एडवांटेजेस हैं। और प्लस गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें, एंड प्लस फिटनेस और अपने फोकस कैसे रहना है, मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी, हर तरह से एडवांटेज ही एडवांटेज है। ओके, एंड अभी के लिए आप अकेले रन कर रहे हैं या फिर और भी कोई साथ में है? नहीं, हमारे मतलब जैसे हिमाचल कूडो एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, वैसे ही हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन कूडो एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारे पास कम से कम भी 15 से 20 कोचेज़ का ग्रुप है, जिसमें फीमेल कोचेज़ भी हैं जो कोचिंग दे रहे हैं। क्योंकि अकेले जब आप किसी चीज़ को बड़े लेवल पे करने लगते हैं तो अकेले आप उसको नहीं रन कर सकते हैं, आपको टेक्निकल साइड से भी देखना है और मतलब एसोसिएशन को भी रन करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो 30-30, 35-35 साल से हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बीच बीच में हमारी मतलब एसोसिएशन जो सोशल वर्क भी अच्छा करती है। तो अब जैसे आप ये भी देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा करता है, या मान लो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहा है, या फोर्स में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है आपको सेल्फ डिफेंस की। तो अगर आप शुरू से ही बच्चा ट्रेन होगा तो उसको बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ के लिए। तो बहुत बेनिफिट्स हैं, बाकी तो बेनिफिट उठाने वाले पे होता है वो कितना बेनिफिट किस चीज़ के उठा सकता है। हाँ जी, ये है। ओके। एंड ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं बाकी सर को तो जानता ही हूँ, जैसे आपके ब्रदर्स भी बीच में हैं, प्लस मेरा ही अपना फ्रेंड जतिन जसवाल भी बीच में है जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में और प्लस पूरे हिमाचल में, तो ये सब आप अकेले हैं जैसे आपने बताया, या फिर और भी कोचेज़ हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं? अगर मान के चलो कि मैं, जैसे अभी हम सोलन में हैं, ठीक है, और मुझे कहीं और अप्रोच करना होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं हिमाचल में हूँ, पहला क्वेश्चन, और दूसरा अगर मैं किसी और सिटीज़ में हूँ तो? जैसा मैंने आपको बताया कि हिमाचल में 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसे सपोज़ आप कुल्लू जाते हैं तो कुल्लू भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस हैं वहाँ पे, हमारे कुछ मतलब साथ के जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कूडो एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, आपको कुल्लू की ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर ऐसा ही सोलन के अंदर भी हमारे 3-4 डोजो आपको मिलेंगे। जैसे गर्ल्स स्कूल में बहुत पिछले 35 साल से सिखा रहे हैं, वहाँ रेगुलर क्लासेस लगती है, और गर्ल्स को हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। गर्ल्स के लिए हमारी गर्ल्स स्कूल में जो क्लासेस लगती है, वहाँ गर्ल्स के लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं किसी से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उनके लिए। तो नेशनल लेवल पे भी वुमेन सेल्फ डिफेंस की क्लासेस कूडो एसोसिएशन चलाती है, जो कि थ्रू आउट बॉम्बे क्या महाराष्ट्र में फ्री है, और वो अक्षय सर और मेहुल वोरा सर के द्वारा फ्री में कोचिंग, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ वहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं गर्ल्स को, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप कभी उसको कीफी एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं, और देखेंगे आपको कि गर्ल्स के या विमेंस के एक्सपीरियंस कितने अच्छे रहे हैं उसको सीखने के बाद। सेल्फ डिपेंडेंट हुई हैं लड़कियाँ, और जिन्होंने खुद को बचाया है, खास करके निर्भया कांड के बाद जो हमारे मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर हमारा जो बिगड़ने लगा हुआ है, उसके बाद से देख रहे हैं विमेंस को, गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो मतलब अगर थोड़ा अपने को ऐसी चीज़ें टेक्निक कुछ पता होगी तो कई दफ़ा आपकी जान बच सकती है। मतलब हम
ये नहीं बोल रहे कि किसी ने लड़ाई झगड़े के लिए करना है, लेकिन अगर आपको अपनी जान ही बचाने, मतलब खुद को नहीं सेव कर पाएंगे तो आप दूसरे के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि विमेंस को और गर्ल्स को तो जरूर सीखना चाहिए इसको। और जैसे आपने पूछा नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल मैंने आपको बताया कि 22 से 24 स्टेट के बीच में इस समय हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसे आज यहाँ से कोई हरियाणा जाके सीखना चाहता है, या मेरा स्टूडेंट है, अब मेरे पास 2 बच्चे थे, वो गुजरात से थे उनके फादर, तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल मेरे पास सीखा है। तो अब वो गुजरात शिफ्ट हुए भरूच में, तो अब मैं वहाँ पे उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे कोचेज़ हैं भरूच में। तो हमारे विस्पी सर हैं जो गुजरात स्टेट में, वो कीफी एसोसिएशन के मतलब ट्रेजर भी हैं, तो वो भी क्लासेस लेते हैं। तो उनके पास वो बच्चे वहाँ सीख सकते हैं। मतलब कूडो एक ऐसा आर्ट बन गया आज की डेट में, जिसको आप किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सीख सकते हैं। ओके, एंड कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, किसी भी फील्ड से हो। ओके, एंड एक ऐसा होता है कि जैसे मेंटोर बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो जैसे आपके भी मेंटोर रहे होंगे, तो एक ऐसी एडवाइस जो उन्होंने आपको दी होगी और आपको अभी तक याद है। देखिए, मेरे मेंटर तो मेरे ब्रदर थे, जो मेरे गुरु भी थे। और मेरे क्या, बहुत लोगों के गुरु, मतलब जो भी पुराने जिन्होंने यहाँ किया उनको सबको पता है। मतलब हमें उन्होंने यही सिखाया था कि किसी को भी उसकी, मतलब ऐसे नहीं सिखाना है कि ये कोई स्पेशल है या ये। जब क्लास शुरू होगी तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि किसी बड़े का बेटा है या किसी गरीब का बेटा है, या कोई छोटा है बड़ा है, इस चीज़ पे कभी नहीं करना है। बच्चे को उसकी क्वालिटी के हिसाब से आंकना है। कभी ये नहीं करना कि किसी की फेवर नहीं करना। जब आप किसी को कंपटीशन में भी लड़ाते हो, या फिर अगर आपका बच्चा भी रिंग में लड़ रहा है, तो कभी उसकी फेवर में आपने पॉइंट नहीं देना है, दूसरे बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, ताकि जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उसको उसका डिजर्व हक मिले। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड होगा तो खुद जीत के आगे जाएगा, ना कि आप उसको हेरा फेरी करके या गलत काम करके एक बार आगे ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे, तीसरी दफ़ा आप उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये हमारे गुरु की बहुत अच्छी हो रही है, और उन्होंने हमें इसी ढंग से सिखाया, किसी को भी प्यार से सिखाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप मारना शुरू कर देंगे, घड़ा धीरे धीरे पकता है। मतलब ताकि उसको उस लेवल तक लेके जाओ कि हम वो बने, ना कि वो बिखर जाए। तो ये एडवाइस उनकी है, और हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है कि जितना आप, जैसे अभी आपने कहा, घड़ा जितना पकाओगे उतना पकता है। ये काफ़ी अच्छा है। जैसे मुझे कहा गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीखता रहता हूँ, जैसे बीइंग बिजी इज़ अ ब्लेसिंग। आप कभी खाली ना बैठिए, क्योंकि खाली बैठना, मार्शल आर्ट से जुड़े मिथ बहुत हैं, मिथ बहुत हैं इससे जुड़े हुए। मतलब एक फिल्मी तरह का मार्शल आर्ट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, और आपको धीरे धीरे पकती है चीज़ें। मतलब आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात होती है कि नोबडी नोज एवरीथिंग, बट एवरीबडी नोज समथिंग। तो वो समथिंग लेना है हमने सबसे। ओके, मतलब कई दफ़ा एक नया बच्चा भी हमको आगे ऐसी चीज़ सिखा देता है जो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग चलती है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं ही कर रहा हूँ। आप सीखने को किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये होता है कि मैं बीइंग ए कोच या बीइंग ए सीनियर यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ी टेक्निक्स का ज़्यादा पता होता है, या मेरी एक्सपीरियंस की वजह से मैं चीज़ों को संभालना ज़्यादा अच्छे से सीख जाता हूँ। तो ये है कि अगर मतलब कोई बच्चा हमारे पास फ्रेशर आता है, तो पहले हम लोगों को उसके साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब वो हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाता है बच्चा, तो हम उसको एक सही रास्ते पर ले जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज का थोड़ा टाइम ऐसा है कि हम कभी ऐसी खबरें भी सुनते हैं, कई जगह कोच के साथ ऐसा होगा, कोच ने ऐसा कर दिया। तो ये तो मेरा मतलब सारी मार्शल आर्ट कम्युनिटी को भी ये मैसेज ही देना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से भी, आप बच्चों को अपने बच्चों की तरह फॉलो करें, अपने बच्चों की तरह रखें जैसे आपके अपने बच्चे। तो अच्छा माहौल होगा, आपके रिलेशन जो है ना लाइफ लॉन्ग चलेंगे, वो आपको बच्चा भूलेगा नहीं कभी भी। और मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है। मतलब यहाँ कॉलेज में बच्चे पढ़ने आए, स्कूल में आए, तो अब कहीं जॉब में लग गए हैं, कहीं और डिस्ट्रिक्ट में हैं, किसी और स्टेट में है, लेकिन अभी भी उनके साथ कॉन्टैक्ट है। वो इवन के लाइफ की कोई और भी प्रॉब्लम होती है, एडवाइस मांगते हैं, सर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूँ। तो एक अच्छी बात है, इससे अच्छा रिलेशन से बढ़ के लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो आपको फ्रूटफुल रहेगा, और कभी भी काम आएगा आपके लिए, आप उनके लिए काम आएंगे। हाँ जी, जैसे अब 2015 से लेकर आज तक मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इस चीज़ से कि हाँ, कि मैं एक अच्छे कॉज के लिए और अपने लिए जुड़ा हूँ, और अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जैसे ये भी कहा जाता है कि आपके नेक्स्ट 5 years डिसाइड करते हैं आपकी सराउंडिंग्स के साथ। तो ये पूरा सही जाता है। ओके, तो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि हमारी डिज़ाइनिंग कम्युनिटी नहीं, कूडो को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उससे एडवांटेज ही हैं, कभी डिसएडवांटेज नहीं होगा। और आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो कंसिस्टेंस रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली विल पावर। अगर मैं मोटा हूँ तो इलाज भी मुझे ही करना है। अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरी जगह कोई और दवाई खाएगा
तो उसका कोई इफ़ेक्ट मुझे नहीं मिलेगा. एट द एंड जो भी करना है मुझे ही करना है. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस एपिसोड, अगर आपको लगता है कहीं पे भी कुछ कमी निकली हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड लेट्स एंड दिस एपिसोड टुडे. Do like, share and subscribe. So do let me know what you like and what you disliked in this video, and if you really want to start or facing any kind of problem, please let me know in the comment section below, and I will make sure Ajay sir is also with us. Yes, definitely. So this was Ankit Adwal from Mountwood Studio. Thanks for joining me. Let's wrap up the show, and if you have any questions, let me know. I'll try to resolve them as soon as I can. Do follow us on Instagram, Facebook, Apple Podcasts, Spotify, etc. and subscribe to our YouTube channel so that we can continue to create content for you guys which will help you in running design business successfully.